बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त वाशिंगटन के अंदर एक जो सफारती महाज है वो सरगर्म है और हम रोज़ ही आपको इस बारे में बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये मामलात जो पाक भारत जंग थी उसके बाद सफारती महाज पर कैसे चल रहे हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनकी सरबराही में वफ़द जो है वो वाशिंगटन पहुंचा है। कल बल्कि पहुंचा और मुलाकातें उनकी हुई हैं। न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने सेक्रेटरी जनरल यूएन के साथ जो है वो मुलाकातें की हैं। ओआईसी के मुमालिक के साथ, बहुत अहम मंदूबों के साथ जो है उनकी मुलाकात रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जो वफ़द है वो भी इस वक्त वाशिंगटन में है और उनकी जो मुलाकातें हैं न्यूयॉर्क के अंदर वो सेक्रेटरी जनरल साहब से नहीं हो पाई। हो सकता है आने वाले दिनों में हो, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। बल्कि आज नेशनल प्रेस क्लब में उनकी कोई गैदरिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे उनको काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी जब जो सिख शहरी थे हिंदुस्तान के वो वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने मुजाहरा किया। तो एक सूरत हाल ऐसी है कि वाशिंगटन के अंदर कांग्रेसमैन से इंडिया का वफ़द भी मिल रहा है और पाकिस्तान का वफ़द जो है वो भी उनके साथ जो है मुलाकातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अब तक जितने इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक आसानी हुई है अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए और वफ़द की जो कामयाबी है उसके ऊपर भी बात हो रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर तनकीद हो रही है उनके अपने वफ़द के हवाले से, उनकी जो गैर सरकारी सरगर्मी है उनके हवाले से भी, उनकी जो मुलाकातें हैं, उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, उनका जो सफारती महाज के ऊपर मौक़िफ़ है, उसके ऊपर अभी तक उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन बहरहाल अभी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान क्या अचीव करता है और पाकिस्तान क्या अचीव करता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के कुछ मिनट हमारे साथ खुसूसी तौर पर वाशिंगटन से खुर्रम दस्तगीर खान साहब होंगे। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में कि शिमला मुआहिदा ख़त्म करने की बात की है वज़ीर दिफा ने, जबकि वज़ारत ख़ारजा के ज़राए तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पीछे क्या कहानी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का बजट अब पेश होने वाला है और बजट की आमद है, मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है कि 400 अरब डॉलर की जो क्लब है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ IMF की शराइत भी जो है वो बढ़ गई हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 के करीब शराइत हैं IMF की। उसमें दिफाई बजट के ऊपर जो पाकिस्तान बढ़ाना चाह रहा है उसके अंदर भी कुछ कदगने वहाँ पर मौजूद हैं। फिर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के ज़रई शोबे को, ख़ास करके पिछले बरस में पाकिस्तान की ज़राअत को काफ़ी देखा जाए तो अजनास में कमी वाक़ई हुई है। उसमें मेन जो अजनास है पाकिस्तान की गंदुम है, कपास है, मकई है, गन्ना है, इसके अंदर भी कमी हुई है। क्यों हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है, क्या महंगाई कम होगी, क्या जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स का निफाज नहीं होगा, क्या जो सैलरी क्लास है, तनख्वाहदार तबके के जो स्लैब्स हैं टैक्स के, उसमें कोई कमी वाकई हो सकेगी, जिसके ऊपर अब भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ बातचीत जो है वो जारी है। तो आम आदमी के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन याफ्ता तबके के लिए क्या खुशखबरियाँ हो सकती हैं, इन सारे मामलात के ऊपर जो है वो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अहदाफ की भी बात होगी। तो प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, SDPI के चेयरमैन हैं। हमारे साथ जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में और एक सियासत का बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने बहुत अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ फरहान बुखारी साहब भी मौजूद होंगे, जो कि हमारे अपने हम टेलीविज़न के साथ वाबस्ता भी हैं और हमारे जो बिज़नेस डेस्क है उसके वो सरबराह भी हैं। इस वक्त मैं फ़ौरन वाशिंगटन जाना चाहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं और इस वक्त वाशिंगटन में। उनसे हम बात करते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। खुर्रम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आप न्यूयॉर्क में हैं और आपकी मसरूफियात भी हैं। वाशिंगटन में आप, न्यूयॉर्क में आपकी मुलाकातें हुई हैं, वाशिंगटन में आपकी मुलाकातें स्केड्यूल्ड है, आज भी कुछ लोगों से आपने मिलना है। क्या तवक्को रखें हम, कोई मुस्बत आउटकम जो है वो निकल सकता है पाकिस्तान, जो आप लोगों की जो मुलाकातों के बाद हम ये कह सकते हैं?
جی ہم نے جو 2 دن نیو یارک میں گزارے ہیں وہاں اقوام متحدہ کی طرف سے اس کے جو مختلف ادارے ہیں، پاکستان اس وقت سیکیورٹی کونسل کا منتخب رکن ہے، ان کے جو باقی 9 ممالک ہیں ان کی طرف سے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت جنرل اسمبلی کے، ان کی طرف جی سے، سیکیورٹی کونسل کی صدر سے انتہائی مثبت ہمیں رد عمل ملا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے، یعنی جو کثیر الاقوام ادارے ہیں، ہندوستان اس وقت ان سے فرار اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اس نے بین الاقوامی قوانین کو توڑا ہے۔ اس کے ٹھیک پاس بتانے کو نہیں ہے کہ اس نے بغیر کسی ثبوت اور وجہ کے پاکستان پر حملہ کیوں کیا۔ تو وہ تو اگر ان کا جو ایک وفد آیا ہوا ہے، وہ اپنے جی مشن میں ہی بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے اس دفعہ۔ اس کی اچھا وجہ پاکستان کو بہت پذیرائی ملی کہ پاکستان امن کی تلاش میں اقوام متحدہ تک گیا، اور اس لیے ایک ہر جگہ پر پاکستان کی دانش کو سراہا گیا، پاکستان کی ٹرانسپیرنسی جو تھی، شفافیت، انفارمیشن کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، عسکری ایکشنز کے حوالے سے، اس کو بھی ایک بین الاقوامی پذیرائی ملی ہے۔ تو وہ بہت ہی ایک مثبت وزٹ تھا۔ واشنگٹن میں ایک ہم چونکہ بائی لیٹرل گفتگو کر رہے ہیں کانگریس اور سینٹ کے اراکین سے اور مختلف اداروں میں، تو کانگریس اور سینٹ کے اراکین کی طرف سے پہلا سوال ایک بڑا جو کہتے ہیں کھل کر امریکی سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ہمارا یہی جواب ہے کہ امریکہ اس وقت 25 سال سے ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اس نے ہندوستان کو دوبارہ بین الاقوامی قوانین کی حدود کے اندر واپس لانا ہے۔ ٹھیک جو جنگی جنون میں جو مبتلا ہے، اس بخار کا علاج بھی امریکہ نے کرنا ہے، ٹھیک کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوتا، اگر ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس نہیں آتا اور اس قسم کے بیان جاری رکھتا ہے جس طرح اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے جی ہی، ہاں تو بالکل پھر امریکہ اگر اپنی جو کردار ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو جی ہم اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں ایک یقینی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث ہونا چاہیے، امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس معاملے میں اپنی سفارتکاری نہیں کرتے اور ہندوستان کو واپس، جسے ہم کہتے ہیں، راہ راست پر نہیں لاتے، تو پاکستان نے تو اپنی مضبوطی کا اور اپنے جو اس کے اندر جو اسٹرینگتھ تھی، اس کا واضح ثبوت دے دیا ہے کہ ہم ٹھیک ہندوستان کا راستہ روک بھی سکتے ہیں، ہم ہندوستان کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ساری توانائیاں اپنی قوم کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے میں صرف کریں، اپنے قوم یعنی ملک کے اندر جو ہے وہ امن لے کر آئیں، دہشت گردی سے لڑیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر امریکہ بھی اس سارے معاملے میں جو کہ اس نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروانے میں، یہ بات کہنے میں کہ کشمیر اور دوسرے مسائل کا حل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو ایک آغاز صدر اچھا ٹرمپ اور خرم سیکرٹری صاحب روبیو نے کیا ہے، جی اس پر عمل درآمد کا وقت بھی آ گیا۔ جی خرم صاحب بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ نہیں ملے سیکرٹری جنرل سے، یا وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے، اور آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے کن موضوعات کے اوپر زیادہ بات کی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا تنازع، کشمیر کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہندوستان کی جانب سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر آپ نے ان سارے مسائل کو اجاگر کیا ہے؟ کیا ہم سمجھیں کب تک ہمیں اس کے نتائج نظر آئیں گے جو آپ لوگوں کی ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے؟ جی تقریباً ہر میٹنگ جس میں ہم گئے ہیں، یہ سوال ہمارے بہت سے کیا گیا ہے کہ ہندوستان فوری طور پر پاکستان کو پانی کے معاملے میں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، ٹھیک اور ہم نے ان پر واضح کیا ہے کہ ابھی تو چونکہ موسم گرما ہے اور برفیں پگھل رہی ہیں، دریاؤں میں پانی ہے، لیکن ستمبر سے آن ورڈ جب پانی کم ہوگا تو ہندوستان جہلم اور چناب میں ایک رکاوٹ لا سکتا ہے، جس کا پاکستان کی آنے والی فصلوں پر نقصان ہوگا۔ اور پھر یہ جو ہندوستان کا عندیہ ہے کہ وہ دریائے سندھ کو روکیں گے، تو ہم نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ابیلٹی، اگر ہندوستان کا ہاتھ آج نہ روکا گیا تو پھر 6 سال بعد یا 8 سال بعد وہ اس قابل ٹھیک ہو جائے گا کہ دریائے سندھ پر بھی اپنا کام کرے۔ تو یہ ضرورت، اسی جو ارجنسی ہے وہ یہی ہے، اور ہندوستان کے اوپر جو دباؤ ہم بلڈ کر رہے ہیں آج امریکہ میں، واشنگٹن میں مختلف کانگریس مین، سینیٹرز، اور آج انشاءاللہ ابھی چونکہ جہاں صبح کا وقت ہے
लेकिन आज हमारी स्टेट डिपार्टमेंट से भी गुफ्तगू होने जा रही है। यही समझाना है कि ये एक सीज फायर तो हुआ है, लेकिन जनूबी एशिया में अमन नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक साइड पाकिस्तान अमन चाह रहा है, दूसरी साइड तो मुख्तलिफ जंग के ड्रम बजा रही है। तो इसको सही। अभी रोकना है, और हमारी ये तवक्को है कि इस ट्रिप के नतीजे में और जो दूसरे ममालिक में हम जाकर हिंदुस्तान पर सफारती दबाव बढ़ाएंगे, कि इसके ऊपर जरूर गालिबन अगले 3 से 4 माह में एक वाज़ेह कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग और इजलास अच्छा होगा जिसमें हिंदुस्तान पर ये दबाव डाला जाएगा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी में वापस खुर्रम साहब, आपने जैसे बात की, देखिए वज़ीर आज़म मुसलसल बात कर रहे हैं तिजारत के हवाले से कि हिंदुस्तान के साथ भी इवन तिजारत की वो बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप भी इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये तासुर दे रहा है कि हम हर लेवल के ऊपर जाके टेंशन को ईज डाउन कर सकते हैं? कहीं पाकिस्तान के मौक़िफ़ से कोई तासुर तो नहीं मिल रहा कि कमज़ोरी जो है वो जाहिर हो रही है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ जब से हमने इस दौरे का आगाज किया है कि पाकिस्तान हर तरह से मजबूत फील्ड पर खड़ा है। मतलब ये जो तजारत का आर्गुमेंट है वो भी पाकिस्तान के हक में जा रहा है। हमने अमेरिका के जो लोग हैं उन पर वादे किया है जी हाँ कि तजारत आप जरूर हिंदुस्तान से करें, आप हमसे भी करें, ठीक, लेकिन वो हिंदुस्तान जो जंग में घसीटेगा पाकिस्तान को, आप जितना मर्जी उसके साथ ट्रेड डील्स कर लें, जंगी हिंदुस्तान में ना ही अमरीकी सरमायाकारी होगी, ना ही कोई बैनुल अक़वामी सरमायाकारी होगी। जहां जंग के बादल आ जाएं वो फसलें सूख जाती हैं। तो वहां जो है, अगर अमेरिका ख्वाहिशमंद है कि वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करे, तो ये हिंदुस्तान के अंदर तो अगर इस तरह की वो जंगी बातें करते रहेंगे, जिस तरह उनके वजीर दिफा ने कहा कि ये तो अभी हमने ट्रेलर चलाया, असली फिल्म आनी है। तो जो अगर ट्रेलर इस किस्म का है, तो फिर सदर ट्रंप की जो तजारत की और टैरिफ की तमाम जो, और हमने ये बात उनको समझाई है कि आपकी ये तमाम जो उस वक्त कोशिश है वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जाएगी अगर हिंदुस्तान इसी तरह जंग के ड्रम बजाता रहा। ये भी अमेरिका के मफाद में है, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो तजारत का मामला है वो आगे बढ़े पाकिस्तान के साथ भी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी अगर मुस्तकबिल में कभी आगे जाकर बात होती है, उसके लिए पहली जरूरत टैरिफ एग्रीमेंट नहीं है, पहली जरूरत पायदार अमन है। और ये भी बात हमने वादे की है कि अगर आप सीरियसली पायदार अमन चाहते हैं तो कश्मीर का मसला हल किए बगैर ये नहीं हो। अच्छा खुर्रम साहब, एक और आखिरी सवाल है कि शशि थरूर बड़े सीनियर माने जाते हैं, उनका एक बड़ा नाम है, दानिश्वर आदमी है, उनके मुकाबले पे बिलावल साहब है, नौजवान हैं। एक तो कंपैरिजन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उन दोनों का किया जा रहा है और उसमें बिलावल साहब की बड़ी तारीफ जो है वो की जा रही है। हम क्या समझे कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले पे अपने जो गोल्स वक्त सेट करके गया है वो उसको अचीव कर सकेगा? ख़ास करके आप इंटेलिजेंसिया से मिल रहे हैं, अमरीकी कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा बताइएगा जाते जाते। जी, मैं फिर मेरे लिए भी ये एक खुशगवार हैरत का बायस है, अल्लाह ताला के हजूर शुक्र का बायस है कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो, अगर इनमें कहूँगा टाइम वॉर्प में है, वो माजी की दलदल में धंसे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी करना चाह रहा। वो जंग करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं ताकि हम अपने शहरियों को बेहतर जिंदगियां दे सकें, अमन दे सकें। तो हिंदुस्तान वो जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेजी होगी, अगर वो अंग्रेजी पिछले जमानों की की याद दिलाएगी तो फिर दुनिया उस पर कान नहीं धरेगी। और ये बात बार बार की गई कि हाउ डू वी वॉक इनटू द फ्यूचर। तो वॉक इनटू द फ्यूचर यही है कि पानी के ऊपर होने वाली जंग को रोके, हिंदुस्तान का जंगी जनून रोकें, उसको जिम्मेदार मुल्क बनाएं। अगर ये जिम्मेदारी और अमन आएगा फिर हम जो है वो तजारत और खुशहाली की तरफ पेश कर सकते हैं। तो ये बड़ा पावरफुल मैसेज है पाकिस्तान का, और ये मैं कम से कम देख रहा हूं पहली दफा बहुत अरसे के बाद कि पाकिस्तान जो है उसके पास उसने अपनी ताकत का शो किया है, अपना एतमाद शो कर रहा है
اور الحمدللہ ہمارے پاس جو آرگومنٹس ہیں وہ ہیں جس پر دنیا اس وقت سننے کے لیے تیار ہے. شکریہ، بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے اپنے واقعی بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے. فرحان بخاری صاحب، عابد صلیحی صاحب بھی سن رہے تھے، ہمایوں اختر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بلکہ فرحان بخاری صاحب سے شروع کرتے ہیں. آپ چونکہ ان ہاؤس ہماری ڈسکشن ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر شملہ معاہدے کے اوپر بھی آج جو بات کی گئی ہے، اچنبے والی بات ہے گو کہ وزیر دفاع نے کی ہے کہ ہم نے ختم کر دیا اس کو، تقریباً ختم سمجھے، لیکن وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. پاکستان شملہ معاہدے کے اوپر پہنچا ہے، کس وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کیا کوئی ہم نے نئی اچیومنٹس کی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم 1948 کی پوزیشن پہ واپس چلے گئے؟ فرحان صاحب، بڑی اچیومنٹ دیکھیے سارے کے سارے قصے میں تو یہ ہے کہ بہت مدت کے بعد انڈیا پاکستان کا کلیش ہوتا ہے، مئی میں ہوا، پچھلے مہینے میں، اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر یہ پہلا اور ایک منفرد موقع ہے کہ پاکستان کو اس قسم کی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جس طرح ماضی میں کئی اور موقعوں پہ ہوا. یہ پاکستان کے لیے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ایک اپر ہینڈ کی کیفیت تو ہے، اور روز ہندوستان کی جو مبالغہ ہے، جھوٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جا رہا ہے. بالکل. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ بالکل تازہ ترین خبر ہے، میرے خیال میں ہمارے میڈیا میں پہ نہیں آئی، کہ ایک بین الاقوامی کمپنی ہے مارٹن بیکر، اچھا، جو کہ فائٹر پلینز کی پائلٹس کی سیٹس بناتے ہیں، اور دنیا میں ان کی لگی ہوئی سیٹ کہیں پہ بھی اگر جہاز سے ایجیکشن ہو، کہیں حادثے کا شکار ہو، تو وہ فوراً اس پہ پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب انڈین میڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے JF-17 گر گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پاکستان کے JF-17 میں مارٹن بیکر کی سیٹس لگی ہوئی ہیں، اور آج میں نے جو چیک کیا تو اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان کے JF-17 کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ اس حالیہ واقعے کے حوالے سے نہیں تھی. تو وہ پروپیگنڈا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو پروپیگنڈا ہے. یہ خبر چھپ تو سکتی نہیں ہے کہ بھئی دیکھیے نا، مارٹن بیکر تو نہ انڈیا کا ہے نہ پاکستان کا، وہ تو ایک بین الاقوامی کمپنی ہے. جیسے رفال کی کمپنی فوراً آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ بتائیے کہ کتنے جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹیلز موجود تھیں. تو اسی طرح سے رفال کا بھی یہ ہے کہ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ 2 گرے یا 4 گرے، تو حالانکہ ہمارا سرکاری موقف یہ ہے کہ 4 گرے تھے. میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ رافیل کی پوری تاریخ میں یہ کہاں کہاں پہ کس ملک پہ اس کی اڑان ہوئی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک چین کی مدد سے ہمارے پاس جو J-10C بلکہ J-10CP پاکستان کی ایبریویشن اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان فائٹر پلین سے نشانہ ہوا. اور یہ کم سے کم ایک، اگر آپ امریکی موقف مان لیں، اگر ہمارا موقف ہے 4 کی بات مان لیں، اتنے جہاز کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ گرے. اگر یہ گرے تو پھر وہ رافیل کے بارے میں جو میرے خیال میں ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے جو پبلک میں کہا 6-0 کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی اٹس اے گڈ پلین. پھر اگر اف اٹس اے گڈ پلین تو پھر اناڑی تو پھر وہ ہواbaز ہیں. بالکل. اب اس کا کیا ڈاکٹر صاحب، اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت کا وفد وہاں پہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر بھی پڑا ہے پاکستان کی فتح کا، اور ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ ورلڈ بینک سے بھی پیسے آئے ہیں پاکستان کو. آپ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ 400 بلین کی اکانومی پہ ہم جو ہے وہ جا کے اس میں کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں جس وقت پیک تھی اس سارے ٹینشن کی، تو اس وقت IMF آپ کا ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز کر رہا تھا، اور کلائمیٹ چینج کے لیے جو دوسری پروگرام ہے اس کی اپروول دے رہا تھا، اور اس میں انڈیا نے بھرپور مخالفت کی. اس میں چونکہ نیگیٹو ووٹ نہیں ہوتا ایگزیکٹو بورڈ میں، انہوں نے ابسٹین کیا، ووٹ نہیں دیا. اسی طریقے سے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $800 ملین کا کل ابھی پروگرام جو ہے وہ اپروو کیا، اس کی بھی انڈیا نے بھرپور مخالفت کی اور یہ کہا کہ جی یہ پیسے دفاع میں خرچے جائیں گے. لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انڈیا کا موقف جو ہے وہ رد کیا اور پاکستان کو وہ پیمنٹ جو ہے وہ کی. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ نہ صرف ہمارے عالمی دنیا کے اسٹیٹس مین بلکہ ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں ان کو بھی صاف سمجھ میں آ رہا ہے 2 چیزیں. ایک تو پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اپنی اکانومی کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنی جو اکانومی میں ریفارم لانے کے لیے ان کا میرٹ پہ جو ہے پرکھا جانا، اور دوسرا پاکستان کے موقف کی فتح. اور پاکستان جو ابھی نیو یارک میں یا واشنگٹن میں جو بات کر رہا ہے امن کے
ایک پیغمبر کی حیثیت سے، جس میں کہ پاکستان یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم امن کے حامی ہیں، لیکن اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم پہلے کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے. جبکہ دوسری جانب آپ کو جو میسج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر نہیں کیا، پاس کیا ہے، اور ہم آج حملہ کر دیں گے، ہم کل حملہ کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ عالمی دنیا جو ہے ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کر رہی ہے. اور یہ کوئی رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہے انڈیا کا، اگر دیکھا جائے کہ ہم سیز فائر کے پہ اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے ایک نیا جو ہے نیو نارمل شروع کرنا ہے. ہمایوں صاحب، اب معیشت کی طرف آتے ہیں. آپ کا سیاست سے، معیشت سے، دونوں چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو معاشی ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج تو معیشت ہے، بجٹ آ رہا ہے پاکستان کے پاس، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ اس میں سب سے بڑا تو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں جی یہ فگرز ہم نے سن لیے، یہ بتائیے کہ ریلیف کیا ملے گا. تو چیلنجز آپ کے نزدیک اس وقت بجٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو 5 چیلنجز بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ مجھے 2 منٹ کا موقع دیجئے. جی میری نظر میں یہ جو خطہ ہے اس میں بڑی بھرپور آئی ہے، ٹھیک، اور انڈیا اپنا تکبر اور خوش فہمی میں مبتلا رہا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب وقت آیا تو پاکستان کی جو ایئر فورس تھی وہ بھرپور انداز میں حاوی رہی، ٹیکنیکلی تھیوریٹکلی، کیونکہ سیٹلائٹس اور اے ویکس اور جو ایئر کرافٹ تھے اس کے الیکٹرانک سسٹمز اور جو اس کا زمین سے کنیکشن تھا اور یہ ساری جو کوارڈینیشن تھی، اس میں انڈین ایئر کرافٹ تو تقریباً ناکارہ ہو گئے. اور آئی تھنک جو ہماری بریفنگ ہوئی تھی ISPR کی، اس میں تو بتایا گیا تھا کہ جی وہ تو 6 تو ہم نے گرائے کیونکہ انہوں نے فائر کیا تھا اور ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، ورنہ تھیوریٹیکلی تو جب وہ سسٹم ہی نکارا ہو گیا انڈیا کا تو وہ 72 کے 72 گرائے جا سکتے تھے. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن ہم نے نہیں گرائے. CDS انڈیا نے کہا کہ 3 دن ان کی ایئر فورس گراؤنڈ رہی ہے. انہوں نے تسلیم کر دیا، پتہ نہیں ان کو سمجھ تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 دن سوچنے میں لگائے ہیں. اور جب وہ 10 تاریخ کو آئے تو وہ ایئر فورس اٹیک نہیں تھا. 10 تاریخ کو تو اٹیک ہی میسائلز کا تھا، جس میں کوئی بھی میسائل ڈیفنس سسٹم دنیا کا پرفیکٹ نہیں ہوتا. نہ S-400 پرفیکٹ ہے، نہ ہمارا والا پرفیکٹ تھا. کچھ میسائل مس ہو کے ہماری طرف گرے، کچھ ان کی طرف گرے. لیکن ایک چیز جو ہم نے کی، جو میسائل سے نہیں، جو ہم نے اپنے JF-17 سے CM-400 میسائل سے ان کا وہ S-400 سسٹم تباہ کیا ہے. اس کا انڈیا زیادہ ذکر نہیں کر رہا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انڈیا کو بہت سال لگیں گے وہ ہماری جو سطح ہے اس پہ آ سکے. سو مجھے لڑائی کا ابھی زیادہ خوف نہیں، مطلب بہت ہی امکانہ پن ہوگا اگر انڈیا اب جلد دوبارہ لڑائی کی. پہلے سسٹمز کیا ہیں، اس کی تیاری کیا ہے. اور میری نظر میں جب وہ آرام سے بیٹھیں گے اور یہ سیاستدان کے ہاتھ سے یہ بیانیہ نکلے گا، ان کی فوج سوچے گی کہ نہیں ابھی ہم لڑائی کو، یہ خطہ چینج ہو گیا ہے جی. یہ خطہ 370 آرٹیکل آنے کے بعد، 35 ہٹانے کے بعد، تو ایک لحاظ سے ڈیفنس منسٹر صحیح بات کر رہے ہیں کہ بھئی جب آپ نے کشمیر کا وہ سٹیٹس ہی چینج کر دیا ہے تو شملہ تو کہتا تھا کہ وہ سٹیٹس پہ بائی لیٹرل ہوگا. اگر آپ نے سٹیٹس ختم کیا ہے، جی سوچنے کی بات ہے. تو آپ نے جو حصہ ہسٹوریکلی چائنا کہتا تھا ہمارا ہے، وہ بھی اس سے لے کے یونین ٹیریٹری شو کر دیا ہے وہ چائنا کے قبضے میں. دوسرا یہ کہ 11 سال کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ بی جے پی اب ڈاؤن ہے، بٹ ڈیفینیٹلی مودی صاحب تو اب ڈاؤن جائیں گے. تو اب یہ ان چیزوں کو مد نظر ہمیں رکھنا پڑے گا. اب آئیں چیلنجز. آسما، میں چیلنجز دیکھتا ہوں جی. میں نے پچھلے 36 سال میں بہت بجٹ دیکھے ہیں جی. میں بہت سی پارلیمنٹس میں بیٹھا ہوں اور بہت دفعہ وزارتوں میں بیٹھا ہوں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا FPR کا ریونیو ارنر ہے وہ انڈسٹری ہے. سب سے بڑا نوکریاں پیدا کرنے کا ادارہ انڈسٹری ہے. گورنمنٹ تو صرف 20% نوکریاں پیدا کرتی ہے اور ایکسپورٹ کا ذریعہ انڈسٹری ہے. انڈسٹری ہماری بہت بند پڑی ہے. پہلی چیز جو میں غور سے توجہ دے رہا ہوں گا کہ انڈسٹری کو ریوائیو کرنے میں جو بند انڈسٹری پڑی ہے اس کو چلانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہے ابھی وہ ہمارے قرضے کا سود ہے.
कर्जों का सूद सबसे बड़ा, हमारे डिफेंस से बड़ा खर्चा कर्जों का सूद है। मैं ये देखना चाहूंगा कि डायरेक्ट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की मद में क्या इक़दामात उठा रही है हुकूमत पाकिस्तान। तीसरी चीज ये होगी कि ये जो एक ब्लैक होल है हमारे पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम 500-600 बिलियन रुपए फेंक देते हैं और कोई पता नहीं चलता वो किधर गए, तो उसके बारे में क्या प्रोग्रामिंग है। और प्राइवेटाइजेशन 2006 के बाद, आसमा आपको याद होगा, हम लोग असेंबलियों में इकट्ठे होते थे उस जमाने में, कि आखिरी प्राइवेटाइजेशन हुई थी पीटीसीएल की मुशर्रफ साहब के जमाने में। तो प्राइवेटाइजेशन की मद में मैं चाहूंगा कि चौथा ये है जी कि जो तबकात 78 साल से कोई टैक्स नहीं देते, जिसमें ताजर हैं, ये मिडिल मैन हैं, आप यकीन करें ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये तो फजूल का एलीट बदनाम हुआ है। ये ज्यादा पैसा आजकल मिडिल मैन के पास है, वो टैक्स ही कोई नहीं देता। इंडस्ट्रियलिस्ट तो टैक्स दे दे के बेहाल हो गया। इस तबके पे जो टैक्स नहीं देता, चाहे वो ताजर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, क्या इक़दामात किए जाते हैं टैक्स? क्योंकि अगर ये इक़दामात नहीं किए जाएंगे तो ये आप हजरात जो बैठे हुए हैं, सैलरी तबका और हम सारे इंडस्ट्री वाले जी, ये जो हत्थे चढ़े हुए हैं, उन्हीं को ज्यादा नचोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और लगता है ऐसा है क्या इक़दामात किए जाते हैं। अभी इस पे फरहान बुखारी साहब आपको क्या लगता है? बड़ा तफसील से और बड़ा अच्छा जो ओवरव्यू है वो आप तीनों ने दिया है, हमारे साहब को भी आपने सुना। इस वक्त ज़ाहिर है चैलेंज तो ये तीनों चारों बड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आईएमएफ की जो शराइत हैं उनके, और वो शराइत हैं क्या, पहले तो वो भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके मुताबिक हम कर पाएंगे इसको, इन सारे मामलात को, चैलेंजेस को निपट पाएंगे? मेरी राय में एक और शोबा है जिसका हुमायूं साहब जानते ज़रूर होंगे लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्करा नहीं किया, वो है मुल्की ज़राअत। मुल्क की ज़राअत जो है, फूड सिक्योरिटी का मामला है कि खाने पीने की अगर सिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो गई खुदा न खास्ता, तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो इस पे तो मैंने करनी है बात। उससे हमें बहुत जल्दी मतलब इमरजेंसी बुनियाद पे उससे जाके टैकल करने की ज़रूरत है। अब हम क्या इक़दामात करें, क्योंकि पिछले साल के शुरू में 2024 के शुरू में जो गंदम की कीमत क्रैश हुई थी, तो ज़री मईशत मैं समझता हूँ तब से लेके आज तक पूरी तरह संभली नहीं है। फिर उसके ऊपर वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह चुके हैं कि दो मामलात ऐसे हैं, क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये एक से ज़्यादा मरतबा वो पब्लिक में कह चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट इसके ऊपर ज़राअत के ऊपर आ रहा है, आपको जंगी बुनियादों पे आगे जाके अच्छा ये बड़े दोनों बड़े अहम इश्यूज है सर, मैं इस पे आना है। इस पे एक मैं अर्ज कर दूं कि ज़राअत का ताल्लुक सनत से भी है जी, क्योंकि फसल जो आपकी कपास है, गन्ना है, जिसमें से आप शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं अपनी, बिल्कुल आपको इन्हें संभालने की जरूरत है जी। अच्छा मैं क्विकली आईएमएफ की, डॉक्टर साहब आईएमएफ की जो शराइत हैं वो 11 के करीब शराइत हैं, उनके सामने रखते हुए जो चैलेंजेस सारे दोनों ने बताए हैं, हम कैसे उसको मीट करेंगे? आसमा, हिस्टोरिकली बड़ा आसान होता था आईएमएफ के प्रोग्राम में बजट बनाना। आईएमएफ बता देता था कि आपका फिस्कल डेफिसिट यानी खर्चे और आमदनी में जो अदम तवाज़न है वो इतना रह सकता है। आमदनी हम बढ़ा के बयान कर देते थे, खर्चे थोड़े कम करके बताते थे और पेपरों में बड़ा अच्छा बजट बन जाता था। पिछले साल आईएमएफ ने उसको चैलेंज कर दिया और आपने देखा कि वो बजट जो था उसकी पार्लियामेंट में डिबेट होने से पहले ही उसके नंबर जो थे वो बदलने पड़ गए जी। इस साल आपके 2 आईएमएफ प्रोग्राम है, एक नहीं है। एक आपका रेगुलर प्रोग्राम है, दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है। और उसमें जो मेजर चैलेंज हुकूमत को आ रहा है, क्लाइमेट चेंज वाले आईएमएफ प्रोग्राम में हमने कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे। ठीक। जो आपका रेगुलर प्रोग्राम है उसमें हमने कहा कि चूंकि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस 2.1 ट्रिलियन पे पहुंच गए, तो हम जो है उसको ग्रिड की बिजली को प्रमोट करेंगे। सोलर पैनल पे शायद टैक्स लगने की बात हो रही है, नेट मीटर जो है उस पर यूनिट्स जो हैं उनमें कमी की बात हो रही है। अब एक ही वक्त में दोनों प्रोग्रामों पे अमल करना, अगर आप सोलर एनर्जी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाते हैं, अगर आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस रोकना चाहते हैं तो सोलर पैनल जो है उसको आप रोक देंगे। अब होगा क्या, अगर इसमें बैलेंस नहीं आता तो जिसने सोलर पैनल लगवा ली है वो साथ में बैटरी भी लगवा लेगा, वो आपके ग्रिड के कनेक्शन का वही हाल करेगा जो पीटीसीएल के कनेक्शन का है, जिसकी अब
सालों सालों घंटी ही नहीं बचती है, चूँकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस इनके गले में पड़ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये बैलेंस रखना है, ये बजट इतना आसान बजट नहीं है। दूसरा, जब हम इसकी फ्रंट लोडिंग की बात कर रहे हैं तो जिन आपने चैलेंजेस की बात की, प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, ईयर आफ्टर ईयर, IMF क्या कह रहा है? IMF कहता था कि आपके सरकारी इदारे जो है नुकसान में चल रहे हैं, इनको ठीक कर लें। IMF कह रहा है जो अपनी वजारतें और डिवीज़न सूबों को दे दिए उनसे जान छुड़ाएं। IMF साहब आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाएं। रिटेल सेक्टर जो था, पिछले साल भी हमने बात की, वो उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी, ताजर दोस्त स्कीम वहीं पे ठप हो गई। एग्रीकल्चर जो है मुझे नॉन स्टार्टर लग रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम को आप डॉक्यूमेंट कर ही नहीं सकते। ज़मीनें जो हैं वो कंप्यूटराइज नहीं है, वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जैसे डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबान और सेनेटर औरंगजेब ने अभी तक जो पॉलिटिकल विल दिखाई है, इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि IMF के कंधे पे रख के वो सारे जो टफ फैसले हैं वो ले ले, वो एक दफा कर ले, और एक फिजा बनी हुई है जिसमें कि किए जा सकते हैं। मगर नेशनल यूनिटी इसका असर जो है वो सर वो पाकिस्तान के अवाम पे पड़ेगा ना? लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर हम तनख्वाहों की भी आप बात कर रहे हैं तो होने क्या जा रहा है कि GST जो है वो 1% बढ़ा दी जाए, कार्बन लेवी जो है वो नहीं तनख्वाहों पे मैंने अलग आना है। वो हमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तनख्वाहों, पेंशन, सोलर पैनल, इसके ऊपर तो मैंने आना है। अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उठेंगे कि वाकई सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्स लगेगा, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर भी IMF जो है वो कुछ मतलब मसले हो रहे हैं वहाँ पे। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर सुलैरी हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से क्या इक़दामात हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं, इस पे बात करना है। फूड सिक्योरिटी की बात की थी अभी फरहान बुखारी साहब ने। पहले तो फरहान साहब, इससे पहले कि मैं इस पे तनख्वाहदार तबके की बात करूँ, फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक्सपर्टीज़ डॉक्टर साहब की भी ये है, मगर आपको क्या लगता है कि क्या फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को टैक्स को एवॉइड करना या बाकी चीज़ें, जो कि नहीं लग रहा, आपने देखा है कि कहाँ पे उसको तो इतना ले ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? देखें, आप इब्तिदा तो होती है बीज से, बीज से इब्तिदा होती है। गंदम की बात अभी हो रही थी। गंदम एक ऐसी फसल है जिसमें अरसा दराज से क्वालिटी सीड्स, और वो भी क्वालिटी सीड्स ऐसे जो कि फार्मर्स को पहुंचाए जाएं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की आपको ज़रूरत है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आ जाएं आप और इनपुट्स पे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये वो चीज़ें हैं जिसमें मुल्क में बेईमानी भी होती है, मिलावट भी होती है, और आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कभी किसी को सज़ा भी मिली हो, मतलब ऐसी सज़ा कि वो फिर दुनिया देखे और उससे एक इम्पैक्ट हो। नहीं, अभी तो जैसे हमारी जो अजनास कम हुई हैं, तो इससे जाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, मगर गंदम की फसल पहले से कम हुई है, कपास, मकई, गन्ना, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा ऑफ कोर्स, या पड़ गया है। हाँ, अभी तो हम मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे, माजी और हाल की बात कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में जो हुआ है, पिछले साल हुकूमत पंजाब ने अनाउंस करके एक सपोर्ट प्राइस गंदम की, और फिर उसके बाद वो सपोर्ट प्राइस नहीं दी, फार्मर्स उस पर पिस गए, और आज तक वो तनाज़ा चला आ रहा है। तो बात ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी गलतियों का इतराफ़ करें। मैं समझता हूँ वो गंदम वाली सूबा पंजाब में बहुत बड़ी गलती थी, उसका इतराफ़ होना चाहिए, और फिर कॉम्पनसेशन, और फिर जो जिस किस्म की फार्मूलाज, मसलन आजकल वो ट्रैक्टर स्कीम की फिर बात हो रही है। भाई, ये हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं ट्रैक्टर स्कीम्स। ट्रैक्टर स्कीम्स से ही तो आपका एग्रीकल्चर का रिवाइवल नहीं होगा, आपको 6 और चीज़ें करने की ज़रूरत है। और वो ट्रैक्टर स्कीम जो है वो कितनी दफ़ा ये हमें मालूम हुआ है कि वो अब्यूज़ भी हुई है, क्योंकि वो ज़रूरी मईशत के नाम पे लोग लेते हैं और जाके इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाते। अच्छा, हमारे साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए, ख़ास करके जो ज़ाहिर है कि जो अजनास की कमी है, इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? अभी तक तो लगता है कि शायद पिछले स्टॉक्स पड़े हों आगे, लेकिन अब तो इसके बाद तो लगता है कि कीमतों में इजाफा ही होगा, और फिर महंगाई में कमी
जो कि हर हुकूमत कहती है हम करेंगे, अभी भी कहते हैं शरह कम हो गई लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है तकरीबन, उसमें कैसे कमी मुमकिन हो सकती है? वो तो जी मेरी एक सोच है कि जो ज़रूरी शोबा है पाकिस्तान का, उसको तो वो कहते हैं ना मदर नेचर चलाती है। बारिशें सही टाइम पे हो गई, धूप सही निकल आई, वायरस आया नहीं आया, वरना जब कोई रेट कम हो जाता है, ग्रोथ रेट ज़रूरी शोबे का, तो वो हम एक लाइफ स्टॉक जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है ज़रूरी शोबे का, उसका एक नया सर्वे कर देते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन प्राइम मिनिस्टर था, कि किसी ने कहा कि वो ज़रूरी शोबा बहुत खराब उस दफा रहा, तो पता चला कि लाइफ स्टॉक का एक सर्वे हुआ है जिससे लाइफ स्टॉक की जो तादाद है वो मुल्क में दुगनी हो गई है। तो मैंने कहा जी ये कमाल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। उससे आपने ग्रोथ वगैरह शो कर दी। ज़रूरी शोबे में जी हमने कोई सीरियस काम ही नहीं किया। फरहान तो एक चीज बता रहे हैं कि बीज, अब कॉटन 15 मिलियन बेल से हमारे पीछे इंडिया हुआ करता था, वो पता नहीं 40 मिलियन बेल तक पहुंच गया, हम 6-7 मिलियन बेल पे आ गए। और कॉटन हमारा मुल्क जी टेक्सटाइल की सबसे बड़ी सनत है, कॉटन बाहर से इंपोर्ट करता है। ये वीट का भी कोई वो मेज की कॉर्न की कोई अच्छी सीड आई है, उसमें आपने देखा है कि कॉर्न की फसल बड़ी अच्छी हो रही है। कोई हमारी सीरियस काम, कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स, कोई वाटर यूसेज, इस पे काम हुआ ही नहीं है। अब जो हालत है, सुनते हैं कि IMF जो है वो गंदम की कीमत या किसी भी ज़रूरी क्रॉप की कीमत नहीं फिक्स करना चाहता। तो आपके पास बहुत बड़ा डाटा है इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, हमें मालूम है तकरीबन सारे फार्मर्स का हमारे पास ज़राए हैं, उनको आप डायरेक्ट सब्सिडीज फार्मर को कोई जरिया इख्तियार करें कि डायरेक्ट सब्सिडीज पहुंच सकें फार्मर के पास। कोई ज़रूरी नास के कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पैदा करें। मैं यकीन करें, आप कभी मंडियों में जाएं, उधर ये जो खाद है वो ब्लैक हो रही होती है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो 2 नंबर खुले आम बिक रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें आप बेहतर करें। बड़ा हमारा मेहनती फार्मर है और इस वक्त बिल्कुल पिसा हुआ है। और जो 5वीं चीज मैंने आपको बतानी थी, वो मेरे ज़हन से निकल गई, वो यही थी कि मैं अब देखना चाहूंगा कि ज़रूरी शोबे में और बिलखसूस जो फार्मर जो पिस किया है उसके लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत करे चाहे सूबाई हुकूमत। देखिए जी, ये 18वीं तरमीम के बाद और NFC अवार्ड्स के बाद भरा हुआ है जी पैसा सूबों के पास। दुरुस्त बात है। उनको समझ नहीं आती कि वो पैसा खर्चना किधर। मसला ये हो गया है कि वफाक के पास पैसा कोई नहीं, और सूबे जो हैं वो तरह तरह की स्कीमें, कभी वो कर सकते हैं, स्कूटर की स्कीम, तो कभी ट्रैक्टर की, तो कभी लैपटॉप की स्कीमें आ रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक स्कीम जरा भरपूर किस्म की फार्मर के लिए भी निकाली जाए ताकि उसकी कुछ हालत सबर सके। ये डेटा की बात करते हैं बजट के लिए बिल्कुल 5-5 हज़ार एक किसान को आया है, जो कि मैं पढ़ रही थी उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, अब ये मुझे बताइएगा, एक तो ये फूड सिक्योरिटी, इसको कैसे आपने सिक्योर करना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। पानी आपके यहाँ नहीं है, किसान को आपने मायूस कर दिया है, वो फसलें उगा नहीं रहा, ख़ास करके जो 4 ज़रूरी अजनास हैं, इसको कैसे आपने कम करना है। और फिर हम तनख्वाहदार तबके पे भी आते हैं। शुक्रिया आसमा। देखिए, बजट में हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि पेस्टिसाइड को और हर्बिसाइड को, फर्टिलाइज़र को GST लगने से उससे बचाया जा सके। अच्छा, अभी तक इस पे जो था, पिछली मेरी इतलात के मुताबिक IMF के साथ तनाज़ा चल रहा था। जो पिछला हमने फ़ैसला किया, पिछले साल स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करके फिर हमने उस पर गंदम नहीं ख़रीदी। हालांकि मैं स्पोर्ट प्राइस के हक़ में कभी भी नहीं था, लेकिन फ़ैसला करके ना ख़रीदना जो था IMF के प्रेशर में आके वो भी गलत था। और अब जबकि एक तरफ हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, दूसरी तरफ हम इनपुट जो है उस पर अगर GST बढ़ा देते हैं तो ये बिल्कुल हम एक ऐसा इक़दाम कर रहे होंगे जो कि फार्मर्स को अमलन जो है इस शुबाहित धकेल देगा। अब
गंदम कितनी कम इंडस वाटर तनाज़े के इसको थोड़ा सा ज़रा देखिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक ऐसी जो है माहौल जिसमें कि पानी की जो आपके दस्तयाबी है वो अनसर्टन हो, जिसमें कि एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो पिसरा हो, उसमें हमें इस बजट में देखना होगा कि इस बजट में किस तरीके की इंसेंटिव आप दे सकते हैं। मैं पहले भी पंजाब में ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के ख़िलाफ़ था, अब तो मैं इसके और ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गया हूँ कि अगर आपका जो सिनेरियो बनने जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी में, उसमें जो ज़मीन के अंदर रहा सा पानी है वो भी हम सोलर पैनल से ट्यूबवेल से निकालते चले जाएंगे बेदरेज, तो ये ना हो कि 3-4 साल बाद इंडिया वहाँ पे 2 डैम बना के बैठ जाए और पता चले कि हम अपना ज़मीनी पानी जो है, ये अब पंजाब के लिए बात कर रहे हैं, के लिए बात कर रहा हूँ, जो कि हमें अब इस सारे जो बजट में पानी की कंजर्वेशन पे देखना है, एक एक कतरे को कैसे बचाया जा सकता है। हमारी फूड सिक्योरिटी ये पानी के साथ जुड़ी हुई है। किस इलाके में हमें कमाद काश्त करना है, कमाद सबसे ज़्यादा पानी लेने वाली फसल है, किस इलाके में किस पे कपास को बासमती, किस इलाके में कपास को, नई वैरायटीज़ कैसे आती हैं और इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल कम हो गया है, तनख्वाहदार तबके लिए के लिए कोई रिलीफ आपको देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक अगेन इस पे अभी तक हुकूमत जो है सींग फंसा के बैठी है। अगर IMF के साथ अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है तो वो मेरी आपकी जेब में से जाए, वो GST की शक्ल में जाएगा, वो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जाएगा, की जो तनख्वाह के स्लैब्स हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो पैसे तो हम ही दे रहे होंगे ना, या आप उसमें कार्बन लेवी दे देंगे या आप उसमें पेट्रोलियम लेवी दे देंगे, पानी के रेट बढ़ जाएंगे, GST बढ़ जाएगा, उससे जो कुशन मिलेगा उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। कोई अच्छी खबर नहीं, आपकी कोई अच्छी खबर तो सुना दे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी खबर। अच्छा हाँ, वो तकरीबन 750 अरब रुपए के करीब जो है वो बढ़ रहे हैं टारगेटेड सब्सिडीज के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ी। और महंगाई की शरह में आपको लगता है कमी होगी आगे? देखिए, वो बढ़ेगी, चूंकि पिछले साल बेस इफेक्ट था, उसकी वजह से कमी थी। जब इस साल को 25-26 को 24-25 के मुकाबले में कंपेयर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी। लास्ट कमेंट सर। बजट मेरे ख्याल में, मुझे जो डर है, जो खौफ है, हमेशा की तरह इसमें लफाजी होगी, लेकिन ये कोई रवायती सा बजट होगा जैसा हमने माजी में देखा है। ठीक, इसमें उस किस्म का नया भोंचाल नहीं होगा जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, ताकि प्रायोरिटीज़ बदलें, डायरेक्शन बदले, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है अभी सोच में। हमारे साहब, योर कमेंट सर, लास्ट कमेंट। देखिए जी, मैं दोबारा क्विकली 4-5 चीजें, मैं बंद इंडस्ट्री के बारे में, किसान के बारे में, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बारे में, जो अनटैक्स्ड तबकात हैं इनके बारे में मैं खातर ख्वाह इक़दाम देखना चाहता हूँ। वरना जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, जो हत्थे चढ़े हुए हैं तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इन्हीं को निचोड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत माहिरीन है सब, मुआशी माहिरीन, इनकी गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं एक ही वक्त में, लेकिन मईशत एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो दिफा के साथ बन चुका है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से हमने जंग लड़ी है, उसी तरह से हमें भी जंगी बुनियादों पर मईशत को बेहतर करना है, और उसके लिए दुरुस्त फैसले करने हैं, और आम आदमी तक उसका रिलीफ जो है उसका असर जाना चाहिए, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप जितने भी आदादो शुमार गिन लें, जो कुछ भी आप इसके लिए तय कर लें, उसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि जमहूर खुश नहीं है, जमहूर मुतमईन नहीं है। और आई होप, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जमहूर के लिए कोई काम जो है वो इस बजट में ज़रूर होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।